10 जून साल 1990 दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक कहा जाने वाला इंग्लैंड का बर्मिंघम एयरपोर्ट और वहां मौजूद ब्रिटिश एयरवेज का विमान BAC 111 हर दिन की तरह जून की उस सुबह भी विमान हैंगर से निकलकर रनवे पर आता है और रनवे पर बने हुए इंस्पेक्शन एरिया में उसकी जांच भी होती है, जिसे खुद विमान के मुख्य पायलट टिम लैनकेस्टर अंजाम देते हैं। 42 वर्षीय वो पायलट जिन्हें 11,000 फ्लाइट आवर्स का तजुर्बा तो था ही साथ BAC के विमान को भी टिम भली भांति जानते थे, क्योंकि वो टिम लैनकेस्टर ही थे जो पिछले कई वर्षों से BAC विमान को फ्लाइट संख्या 5390 के रूप में उड़ा रहे थे। अब क्योंकि अपनी सवारी को टिम अच्छे से जानते थे, शायद इसलिए ही टिम उस दिन भी विमान को टेक ऑफ की इजाजत दे देते हैं और शायद यही वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, जिसका पता उन्हें 17,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर चलता है। तो हुआ कुछ यूं कि अब विमान का इंस्पेक्शन जिसे टिम पहले ही कर चुके थे, तो जैसे ही फ्लाइट संख्या 5390 को ATC से क्लियरेंस मिलता है तो सुबह के 8:20 पर 81 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर वाला ब्रिटिश एयरवेज का ये विमान स्पेन के मैलागा एयरपोर्ट की ओर उड़ान भरता है। टिम का साथ देने के लिए कॉकपिट में 39 वर्षीय एलेस्टर एचेसन भी मौजूद थे, जिनके हाथों में सफलतापूर्वक फ्लाइट को टेक ऑफ करने का जिम्मा था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी। और टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही विमान 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो रूटीन के मुताबिक एलेस्टर फ्लाइट की कमान फिर एक बार सीनियर पायलट टिम लैनकेस्टर के हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि एलेस्टर को अब अगले 2 घंटों में कॉकपिट के अन्य कामों को भी सफलतापूर्वक अंजाम देना था। इधर विमान का कंट्रोल अपने हाथ में आते ही टिम विमान को 10,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाते हैं, जिसके बाद विमान सामान्य रूप से उड़ने लगता है और विमान के साथ साथ विमान के अंदर भी सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब केबिन में मौजूद सभी 81 यात्रियों को रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। दोनों पायलट भी रिलैक्स होने के लिए अपनी अपनी सीट बेल्ट खोल देते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वैसे तो आमतौर पर ऐसी स्थिति में पायलट केवल अपने शोल्डर हार्नेस को ही खोलते हैं, लेकिन नियति का लिखा हुआ भला कौन टाल सकता है। शायद इसलिए ही टीम अपनी दोनों बेल्ट खोल देते हैं और फिर वही होता है जिसे याद कर आज भी उस विमान में बैठा हर एक व्यक्ति डर जाता है कि जिस फ्लाइट में पिछले आधे घंटे से सब कुछ सामान्य चल रहा था, उसमें अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। ऐसा धमाका मानो किसी ने अचानक से विमान पर हमला कर दिया हो। और जब तक लोग संभलते हैं पता चलता है कि विमान का मुख्य पायलट विंड स्क्रीन के टूट जाने के कारण विमान से बाहर जा चुका है। ये सुनकर विमान में बैठा हर एक यात्री घबरा जाता है। हर किसी को ये लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे, क्योंकि विमान का मुख्य पायलट ही नहीं रहा तो विमान को कौन बचाएगा। लेकिन एक तरफ जहाँ सभी लोग धमाका सुनकर घबरा गए थे, तो वहीं विमान में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट नाइजल ओगडन इसी धमाके पर कॉकपिट की ओर दौड़ पड़े, जिसने उस दिन नियति के खेल को ही पलट दिया। क्योंकि जैसे ही नाइजल कॉकपिट के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विमान की विंड स्क्रीन टूट चुकी थी, जिसके कारण विमान में डीकम्प्रेशन यानी आसान भाषा में समझे तो हवा का दबाव कम होने लगा था, जिससे कॉकपिट में मौजूद हर वो चीज बाहर जाने लगी थी जो किसी भी अन्य चीज से टाइटली बंधी हुई नहीं थी। और इसी का शिकार टिम भी हुए, जिन्होंने पहले ही अपनी सीट बेल्ट को खोल दिया था। इधर नाइजल, जिनकी आंखों के ठीक सामने टिम का आधा शरीर विंड स्क्रीन के बाहर जा चुका था, ये दृश्य देखकर वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि टिम का पूरा शरीर विमान से बाहर चला जाता, नाइजल अपने पायलट टिम के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बाहर जाने से बचा लेते हैं। वो उन्हें अंदर खींचने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि टिम को अंदर खींच पाना अकेले उनके बस का नहीं था। और कुछ ही समय बाद अंदर खींच पाना ही नहीं, टिम को रोके रखना भी नाइजल के लिए मुश्किल होने लगता है, क्योंकि वो दबाव इतना शक्तिशाली था कि उसके चलते कॉकपिट का दरवाजा तक भी उखड़ जाता है, जिसके चलते कॉकपिट का समूचा दृश्य अब पैसेंजर तक भी देख पा रहे थे। और ये भी कि किस तरह उनके विमान का मुख्य पायलट विमान के बाहर लटका हुआ है और एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोकने के लिए उसके पैरों को पकड़े हुए है, जिसमें खुद उसका भी हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। लेकिन पायलट एलेस्टर, जो ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे, चाहकर भी नाइजल की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि टिम के बाद एलेस्टर इकलौते पायलट थे जिनके हाथ में अपने साथ साथ अन्य 86 लोगों की जानें भी थी, जिसे बचाने का जिम्मा अब केवल उन्हीं के कंधों पर था। उधर डिकम्प्रेशन का असर अब धीरे धीरे विमान में लगी मशीनों पर भी पड़ने लगा, जब प्लेन के ऑटो पायलट मोड ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया, जिसने एलेस्टर को और भी ज्यादा लाचार बना दिया। अब वो समय आ गया था जब कैप्टन टिम किसी भी समय प्लेन के बाहर जा सकते थे, जिसके साथ साथ विमान भी मौत के मुंह में जा सकता था, क्योंकि इस बात के 99% चांसेस थे कि टिम के शरीर को विमान का इंजन अपनी ओर खींच लेता, जो विमान के इंजन को ब्लास्ट कर सकता था। वहीं दूसरा खतरा प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को था, जो डिकम्प्रेशन के चलते ऑक्सीजन की कमी का शिकार हुए और धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगे थे, जिससे बचने का केवल एक ही तरीका था और वो था प्लेन की जल्द से जल्द लैंडिंग। लेकिन एलेस्टर जानते थे कि ये सब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ऑटो पायलट मोड का बार बार खराब हो जाना पायलट को पहले से ही परेशान कर रहा था। ऊपर से अपने साथी टिम, जो बाहरी दबाव के चलते अपना सुध बुध खो चुके थे और मरे हुए से प्रतीत हो रहे थे। अब ऐसे में धर्म संकट कि उन्हें अंदर खींच लिया जाए या फिर हमेशा के लिए ही बाहर छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में एलेस्टर ये फैसला करते हैं कि अब चाहे जो भी हो वो विमान को तेजी से नीचे की ओर ले जाएंगे, ताकि यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी से बचाया जा सके और शायद अपने साथी टिम को भी। लेकिन समस्याओं के बीच भंवर में एलेस्टर ऐसा फंस चुके थे कि कोई भी मुश्किल आसान नहीं हो रही थी। ATC को संपर्क करने के बाद भी हवा की आवाज इतनी ज्यादा थी कि एलेस्टर क्या कहना चाहते हैं, ATC
को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जिसे जल्द से जल्द होना था उसमें उतनी ही देरी लगती जा रही थी और इस तरह करीब आधा घंटा और बीत गए, लेकिन विमान को लैंड नहीं करवाया जा सका। लेकिन इस बीच विमान में बैठे सभी लोगों ने राहत की सांस पहली बार तब ली जब विमान के एल्टीट्यूड को किसी तरह कम करने में एलेस्टर कामयाब हो गई, जिससे लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने लगी। इसका फायदा ये हुआ कि विमान में बैठे सभी यात्रियों को ये कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि उनका मुख्य पायलट भले ही हादसे का शिकार हो चुका है, लेकिन उन सभी की जान फिर भी बच सकती है। इसी बीच नाइजल ने अपने एक अन्य साथी साइमन रोजर्स की मदद से किसी तरह टिम को भी अंदर की ओर खींच लिया, जो बाहर के बेहद कम टेम्परेचर के प्रकोप में आकर ऐसी हालत में पहुंच चुके थे जो जिंदा भी थे या नहीं कहना मुश्किल था। और वो इसलिए क्योंकि उनके शरीर से ढेर सारा खून पहले ही बह चुका था। उस पर -6 डिग्री की यातना झेलने के बाद भला कौन ही बच सकता है। लेकिन आखिरकार करीब 1 घंटे तक मौत के मुंह में मंडराने के बाद सभी ने राहत की दूसरी सांस तब ली जब फ्लाइट 5390 का संपर्क साउथहैम्पटन एटीसी से हुआ और फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड करने का आदेश मिला। लेकिन मुश्किलें अभी भी फ्लाइट 5390 का पीछा कर ही रही थी, क्योंकि इस विमान में अभी भी अच्छा खासा ईंधन बचा हुआ था, जिसके साथ इमरजेंसी लैंडिंग कराने में विमान पर ब्लास्ट हो जाने का खतरा भी मंडरा रहा था। अब क्योंकि विमान पहले ही दुर्घटना का शिकार हो चुका था, तो इस ईंधन को खर्च करने का एकमात्र तरीका एयरपोर्ट के आसपास कई चक्कर लगाने का था। लेकिन इसके लिए भी अब पहले ही काफी देर हो चुकी थी। ऐसे में एटीसी और एलेस्टर ने प्लेन की हार्ड लैंडिंग कराना ही बेहतर समझा, और वो भी बिना सीनियर पायलट टिम लैंकेस्टर के, जो और भी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन एलेस्टर ने इस चुनौती को स्वीकारा और अपना समूचा तजुर्बा इस लैंडिंग में झोंक दिया, जिसमें एलेस्टर कामयाब भी हुए। जब धीरे धीरे प्लेन रनवे की सतह पर आया और सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया। हालांकि इस लैंडिंग में प्लेन के सभी टायर्स ब्लास्ट कर गए थे, लेकिन प्लेन फिर भी अपने तय स्थान पर ही जाकर रुका। इधर रनवे पर पहले से मौजूद एक मेडिकल टीम घायलों के लिए तैयार खड़ी थी। हालांकि इस भयानक हादसे में कैप्टन टिम और अटेंडेंट नाइजल के अलावा कोई भी घायल नहीं हुआ था, जिन्हें तुरंत सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। बाद में टिम के उपचार के दौरान पता चला कि जिन्हें सब मरा हुआ समझ रहे थे वो असल में केवल फ्रोस्ट बाइट का शिकार हुए थे। इसी कारण वो बेहोश हो गए थे। इसके अलावा बस केवल उनका हाथ ही फ्रैक्चर हुआ था, जो कुछ दिन बाद ठीक भी हो गया था। कुछ ऐसा ही हाल अटेंडेंट नाइजल का भी था, जो टिम को बचाने में घायल हुए थे। लेकिन करीब 5 महीनों के अंतराल के बाद 5390 का समूचा क्रू उस भयानक हादसे के सदमे से बाहर आ गया और सभी लोग एक बार फिर से अपना सामान्य जीवन बिताने लगे। लेकिन एक चीज जो अब भी सामान्य नहीं थी, वो इस हादसे की अबूझ पहेली, जिसे अब भी सुलझाना बाकी था कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे और इसके पीछे जिम्मेदार कौन था। तो जब इसकी जांच पूरी हुई तो जांच रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया, जिसमें पता ये चला कि उड़ान से ठीक पहले विमान की विंड स्क्रीन को बदला गया था, लेकिन उसमें लगे बोल्ट जो स्क्रीन को मजबूती से जकड़ते हैं वो अपने वास्तविक साइज से छोटे लगाए गए थे। इतने छोटे कि वो सभी पूरी तरह से स्क्रीन को रोक ही नहीं पाई, और कुछ बोल्ट तो ऐसे थे जो विमान के बाहर से नहीं लग पाए, तो उन्हें जुगाड़ करके अंदर से लगा दिया गया ताकि उनका काम पूरा हो जाए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जब विमान 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचा और विमान के अंदर और बाहर के दबाव में जब अंतर पैदा हुआ, तो ये बोल्ट उस दबाव को सहन नहीं कर पाई और दबाव के चलते खुल गई, जिससे विंड स्क्रीन भी निकलकर बाहर चली गई और अपने साथ साथ टिम लैंकेस्टर को भी ले गई। हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जांच में सामने रखा और बताया कि केवल बोल्ट ही नहीं, प्लेन की डिजाइन से लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन भी उसमें उतना ही जिम्मेदार था। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज के द्वारा बताए गए मानकों को भी इस हादसे से पहले अनदेखा किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 87 लोग लगभग मौत के मुंह में चले ही गए थे। हालांकि जिस तरह इस हादसे के पीछे हुई चूक के चलते कई लोगों को दंडित किया गया, वहीं अपने साहसिक कार्य के चलते फ्लाइट 5390 के समूचे क्रू को भी सम्मानित किया गया। हादसे में मुख्य पायलट की भूमिका निभाने वाले एलेस्टर को उनकी बहादुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्लारिस से सम्मानित किया गया, जबकि अन्य सभी लोगों को इंग्लैंड के शाही परिवार की ओर से सम्मानित किया गया और क्वींस कमेंडेशन फॉर वैल्यूएबल सर्विस इन द एयर अवार्ड भी दिया गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।